चलिए बच्चों, आज आज 9th क्लास के बच्चों का पहला लेसन शुरू हो रहा है। इसके पहले हमने 10वीं और 12वीं की कक्षाएं ऑनलाइन ली हैं। आपकी ये पहली कक्षा है। आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं आपसे जुड़ने की, क्योंकि स्कूल बंद है और कक्षाएं नहीं लग रही हैं और आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो मैंने सोचा कि इस माध्यम से कुछ आपकी मदद कर सकूं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और कोशिश करें कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से आप अभ्यास करें। आप लोग ये मान के मत बैठे रहें कि परीक्षा नहीं होगी, इसलिए कि बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है और 9th से 12वीं यानी 9वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाओं की परीक्षाएं निश्चित रूप से होनी हैं। बोर्ड ने प्रश्न बैंक जारी कर दिए हैं और प्रश्न बैंक आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, स्कूल में पहुंच चुके हैं। तो आगे 3-4 दिन के अंदर आपके हाथ में प्रश्न बैंक पहुंच जाएंगे। तो कम से कम आपको प्रश्न बैंक से तैयारी पूरी करनी है। देखिए, कोर्स भी आपका कम हो गया है, मिनिमाइज हो गया है कोर्स, और क्वेश्चन भी मिनिमाइज हो गए हैं। यानी प्रश्न जो आपको पढ़ने हैं वो कम हो गए हैं। तो इतनी भी अगर तैयारी आप नहीं करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। इसलिए प्रश्न बैंक से आप तैयारी करिए परीक्षा के हिसाब से। और गणित में आपको दिक्कत जा रही है, इसलिए हम गणित विषय को विशेष रूप से इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपकी मदद करूंगा। तो आइए आज की पहली क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है वो ब्रिज कोर्स पर आधारित है। आपका जो पहली यूनिट है वो ब्रिज कोर्स की मानी गई है, जिससे 8 प्रश्न आएंगे और 8 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी 8 नंबर के 8 प्रश्न, ठीक है ना। कुल 8 नंबर का ही ब्रिज कोर्स से आएगा और एक नंबर वाले प्रश्न ही आएंगे 8। और ये बहुत सरल प्रश्न आएंगे। आपको ब्रिज कोर्स की किताबें मिली थी, हिंदी, अंग्रेजी और गणित की। तो गणित के अलावा भी इसी तरह से हिंदी और अंग्रेजी में भी ब्रिज कोर्स के प्रश्न आएंगे, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आज हम गणित के ब्रिज कोर्स की चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार उसको तैयार कर लेंगे तो 8 नंबर पाना बहुत आसान हो जाएगा, जो आपको पास होने में मदद करेगा। तो आज की छोटी क्लास और सरल क्लास है, इसी से शुरू करते हैं। और आगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको कौन सा चैप्टर ज़्यादा कठिन लगता है, उस हिसाब से हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले विकल्पी प्रश्न देखते हैं, जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे और सही उत्तर आपको चुनना होगा। देखिए, बहुत सरल प्रश्न हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए इसमें भी दिक्कत महसूस होती है। तो एक बार हमारे साथ समझ के रिवीजन करेंगे तो कठिनाई आपकी दूर हो जाएगी। पहला प्रश्न है, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 केलों का मूल्य होगा। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल सामान्य ज्ञान जैसे हैं। जो गणित नहीं पढ़ता सामान्य आदमी भी इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं? तो इस तरह के प्रश्न बहुत सरल हैं। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 केले का मूल्य बताना है। अब 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। तो 12 केलों का मूल्य 60 रुपये है, तो 6 केलों का मूल्य 12 का आधा होता है 6, तो 60 का आधा कर देंगे। इस हिसाब से आप सोचेंगे तब भी 30 रुपये होगा, ठीक है ना। या 1 दर्जन का आधा दर्जन यानी 6 केले,
तो अगर 1 दर्जन का मूल्य 60 रुपये तो आधा दर्जन का 30 रुपये। तो इस हिसाब से आप सोचेंगे तो बहुत जल्दी उत्तर मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा 30 रुपये। दूसरा प्रश्न है, एक आकृति दी गई है इस टाइप से, इसके 4 भाग किए गए हैं और इसको छायांकित कर दिया है और बताता है कि इस छायांकित भाग के संगत भिन्न क्या होगी। तो इसको हमने भी 1-2 बार समझाया था। एक वृत्त है, उसके 4 भाग कर रहे हैं। एक कोई भी हम वस्तु ले लें और उसके 4 समान भाग करें तो एक भाग 1/4 कहलाता है। तो यहाँ एक ही भाग हम ले रहे हैं तो ये 1/4 होगा। तो है ना सरल ये। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/4। तीसरा प्रश्न है, 10 × 9 बराबर 15 × यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो देखिए 10 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। अब हम 15 में किसका गुणा करें कि 90 आए? तो 15 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 15 छक्का 90 होता है। तो आप तुरंत जो है हिसाब लगा लेंगे कि यहाँ 6 होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका उत्तर पा जाएंगे 6। ये नंबर सही होगा। चौथा प्रश्न है, दशमलव का गुणा है। कहता है कि 0.3 में 0.8 का गुणा करिए। अब कुछ बच्चों को दशमलव में अगर संख्याएं दी गई हैं तो गुणा करने में परेशानी होती है। देखिए पहले तो आप दशमलव को भूल जाएं, आप जो संख्या दी गई है उसका गुणा कर लें। देखिए 8 त्रिक 24, ये गुणा हो गया। 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, जैसी भी संख्याएं दी गई हों, दशमलव कहीं भी लगा है, अभी दशमलव की चिंता मत करें, सीधे आप गुणा कर लें। देखिए यहाँ शुरू में 0 का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ आप 0 लिखेंगे अभी तो उसका कोई मतलब नहीं है, चाहे लिखें चाहे ना लिखें। दशमलव के पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो हम शून्य लिख देते हैं। अगर नहीं भी लिखते तब भी वो गलत नहीं माना जाता, सही माना जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 अंक पर दशमलव है इस संख्या में और इसमें भी 1 अंक पर दशमलव है। तो जो हमको गुणनफल प्राप्त हुआ है उसमें 2 अंक पर दशमलव लगेगा। तो इधर से गिनते हैं इकाई तरफ से तो 1 2, यहाँ दशमलव आपका लग जाएगा। पहली संख्या में कितने अंक पर दशमलव है, दूसरी संख्या में कितने अंक पर दशमलव है, दोनों को जोड़ देंगे। 1 अंक पर दशमलव, फिर यह 1 अंक पर, यानी हमको 2 अंक पर दशमलव यहाँ लगाना। ठीक है, तो 0.24 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। तो देखिए कितने सरल प्रश्न है। सही जोड़ी के रूप में भी प्रश्न आ सकते हैं। जैसे इसमें स्तंभ आ और इधर स्तंभ ब बनाया है और सही जोड़ी बनाने के लिए कह रहा है। इधर लिखा है पहला नंबर 0.45 धन 0.25, ये जोड़ का सवाल हो गया। दूसरा है ऋण 306 में 9 का भाग दीजिए। तीसरा है ऋण 4 में हमको गुणा करना है ऋण 2.5 का। चौथा है ऋण 3.5 धन 2.5। और पाँचवा प्रश्न है 0.5 बटे 10। अब देखिए इनका उत्तर हम खोजने की कोशिश करते हैं। पहला है 0.45, इसमें जोड़ना है 0.25। जब भी हम जोड़ते हैं तो दशमलव दशमलव के सीध में लिखते हैं। बाएं तरफ की संख्या इकाई दहाई के हिसाब से और दाहिने तरफ की संख्या जितने अंक में है उस हिसाब से आप क्रम से लिख दीजिए। लेकिन
दशमलव दशमलव के छेद में होना चाहिए, जोड़ने की क्रिया में और घटाने की क्रिया में, ये ध्यान रखिए। तो इसमें जोड़ना है 5 5 10 की शून्य, हाथ से लाए 1, यहाँ पे आ गया आपका 4 2 6 1 7, यहाँ ये आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0.70। ये आपको दिया है डी नंबर में, इस तरह लिखना भी है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में 306 में 9 का भाग देना है। यहाँ ऋण है, नीचे धनात्मक है, तो जो भी भागफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि जैसे गुणा में धन ऋण का गुणा करते हैं तो ऋण आता है, या ऋण धन का गुणा करते हैं तो ऋण आता है। ऐसे भाग में भी होता है, अंश और हर में अगर एक धन है और एक ऋण तो ऋणात्मक ही आएगा। तो 306 में 9 का भाग देंगे तो ये भाग सबसे बनता है 9 त्रिक 27 जाएगा, 3 उतारी आई 6, 9 चौको 36। इस तरह भाग पूरा चला गया। आंसर क्या आया? 34। अब चूँकि ऋण आएगा इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ऋण 34। और आप ढूंढ लीजिए, ये ए नंबर है ये, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। तीसरा है ऋण 4 गुणे ऋण 2.5। तो पहली बात तो दोनों ऋणात्मक हैं, इसलिए गुणनफल क्या आएगा? धनात्मक आएगा। दोनों ऋणात्मक हैं इसलिए गुणनफल क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। अब 4 का गुणा करेंगे 2.5 में 4 का। देखिए 4 पंचे 20 की शून्य, 4 दूनी 8, 2 10। अब इसमें हम कहाँ दशमलव लगाएं? तो हमने बताया है कि आप गिन लीजिए दशमलव। तो इसमें देखिए एक अंक में दशमलव है, इसमें है ही नहीं है दशमलव, इसलिए एक अंक पर दशमलव लगेगा। यहाँ पर 10.0। अब 10.0, अब दशमलव के बाद कोई अशून्य अंक नहीं है, इसलिए चाहे आप 0.0 लिखें चाहे सिर्फ 10 लिख दें, तो इसमें सिर्फ 10 दिया है। ई नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। अब इसमें देखिए ऋण 3.5 धन 2.5। देखिए ये जो बड़ी संख्या है वो ऋणात्मक है, छोटी संख्या ये धनात्मक है। बड़ी संख्या ऋणात्मक है, छोटी संख्या धनात्मक है। अब 3.5 में 2.5 अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 1.0। लेकिन ये संख्या ऋणात्मक है, बड़ी संख्या ऋणात्मक है, इसलिए आंसर क्या आएगा? ऋण 1 आएगा। जैसे 4 ऋण 5 होता है तो क्या आता है उत्तर? ऋण 1 आता है। अगर 6 ऋण 7 है तो ऋण 1 आएगा। ठीक है ना, ये चीज़ 6 ऋण 7 है तो इसका उत्तर क्या आता है? ऋण 1। अगर 7 ऋण 6 है तब आता है धन 1। तो यहाँ देखिए हमने ऋणात्मक संख्या बड़ी है, ये 2.5, इसका मतलब है 2.5 ऋण। इसको आप इस तरह से अगर लिख दें तो इससे मैच करेगा। ये देखिए 2.5 ऋण 3.5, जैसे ये 6 ऋण 7 है तो ऋण 1 आया है, तो इसमें भी ऋण 1 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋण 1। तो इसमें एफ नंबर इसका सही होना चाहिए। हालांकि इसमें मिसप्रिंट है, एफ में 1 दिया है। ये कुछ त्रुटियां भी हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो सकता है। तो -1 इसका आंसर है अगर इस तरह दिया हुआ है तो। और इसमें 1 तब आएगा जब 3.5 ऋण 2.5 होगा, तब 1 आएगा। और अगर ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तब ऋण 1 आएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। और 0.5 में 10 का भाग देना है। देखिए
10 का भाग देना है। जब भी 10 का, 100 का, 1000 का इस तरह का भाग देते हैं तो दशमलव उतने अंक बाईं तरफ खिसकता है जितने शून्य होते हैं एक के आगे। देखिए यहाँ एक के आगे एक शून्य है तो दशमलव एक अंक यहाँ पहुँच जाएगा, यानी यहाँ पर, यानी अब यहाँ आप 0 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर बटे 100 होता तब क्या आता, तब यहाँ पर ये 2 अंक पीछे खिसकेगा। अब इधर अंक लिखा नहीं है तो आप 0 लगाते जाइए जितना ज़रूरत हो, ठीक है। ये 0.005 अगर 100 का भाग देंगे। अगर 1000 का भाग देने के लिए आ जाए तब हमको 3 अंक पीछे खिसकाना है, तो एक ठो शून्य तो है, अब हमको 2 शून्य और लगा के फिर दशमलव लगाना पड़ेगा। तो देखिए 100 का भाग देने पर 2 अंक खिसका, 10 का भाग देने पर 1 अंक खिसका दशमलव। तो इस तरह ध्यान रखेंगे तो 10 का भाग देना, 100 का भाग देना, 1000 का भाग देना आपको सरल लगेगा। तो यही ट्रिक पकड़ना है कैसे हम उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, 0.05 हो जाएगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी। कहता है कि 1312 में हम क्या जोड़ें कि 1400 आ जाए। देखिए सवाल को अच्छी तरह से समझें तब उसको हल करें तो वो नियम आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। 1312 में हम क्या जोड़ें कि 1400 आ जाए। अगर हम आपसे ये पूछें कि 5 में हम क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, तो आप तुरंत बता देंगे 5 3 8 होता है, 3 बता देंगे, है कि नहीं। 5 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, तो आप तुरंत बता देंगे 5 3 8 होता है, 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। लेकिन 3 आया कैसे, इसका उत्तर कैसे आया, ये वास्तव में ऐसे आया। कैसे आया, ये जो योगफल बता रहा है कि 8 आए, 8 में हमने इसको घटाया तो 3 आ गया। उसी तरह इसका आंसर कैसे आएगा, हम 1400 में हम 1312 घटाएंगे। अब इसको आप आराम से घटा दीजिए। 1400 में 1312 घटा दीजिए, 10 में 2 गए 8, फिर यहाँ भी 8, फिर यहाँ ख़त्म, 88 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 88। देखिए इसमें आप 88 जोड़ेंगे, 1312 में 88 जोड़ेंगे तो 1400 आ जाएगा, यानी इसकी जगह क्या होना चाहिए, 88। ये आपका सही उत्तर। तो इस तरह समझना है। दूसरा है, मोहन के पास 157 रुपये हैं तथा सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने रुपए अधिक हैं। अधिक या कम का हम मूल्यांकन कैसे करते हैं, गणना कैसे करते हैं। जैसे हम कहें कि मेरे पास 100 रुपये हैं, आपके पास 50 रुपये हैं, तो मेरे पास आपसे कितना ज़्यादा है, तो कैसे निकलेगा, 100 में 50 घटा देंगे, 50 ज़्यादा है। या ये पूछें कि आपके पास मुझसे कितने कम हैं, तब भी 100 में 50 घटाएंगे, तो 50 रुपये आपके पास मुझसे कम हैं और मेरे पास आपसे 50 रुपये ज़्यादा है। तो इस तरह इसको सोचना है। देखिए मोहन के पास कितने रुपए हैं, 157, और सरला के पास कितने हैं, 72। तो निश्चित रूप से मोहन के पास ज़्यादा है, सरला के पास कम है। तो हम क्या करें, 157 में 72 घटा दें
ठीक है। 7 में 2 गए 5, ये 15 मानेंगे तो 15 में 7 गए 8, 85, यानी इससे 85 अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा 85। तीसरा है 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। तो 72 को 6 बराबर भागों में बांटना है ना। तो जब भी बराबर बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 72 में हमें 6 का भाग देना पड़ेगा। अब ये भाग बहुत आसान है, 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12। 12 कंचे आएंगे अगर हम 6 बच्चों को बांटेंगे तो। चौथा है यदि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या है। अब देखिए ये अनुपात से संबंधित सवाल है। कहता है कि हिना आमिर से 2 गुनी ऊंचाई की है, ठीक है। तो हिना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए इस सवाल को इस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आमिर की ऊंचाई x है तो हिना की क्या होगी, दुगुना। हिना जो है वो आमिर से दुगनी ऊंचाई, आमिर को अगर हम x मानेंगे तो 2 गुना यानी 2x। तो अनुपात क्या होता है, भाग होता है सीधा सीधा, यानी 2x में हमें x का भाग देना है। देखिए x कट गया तो यहाँ जब कटा तो बचा क्या, यहाँ एक माना जाएगा ना, एक बचा है ना। जैसे आप 8/2 है तो आप काटेंगे तो 2 चौको 8, फिर यहाँ क्या लिखते हैं, 2 एक कम लिखते हैं ना। ये नहीं है कि कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान लें, ऐसा नहीं। तो ये 2/1 यानी 2 अनुपात हैं 1। देखिए यही बटे को अनुपात के रूप में ऐसा लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझना होगा। तो ये एक शब्द में उत्तर हो गया। इसके बाद सत्य असत्य। पहला, इसमें एक चित्र बना हुआ है। चित्र में एक वृत्त है जिसके 4 भाग किए गए हैं और इसमें ये इसको छायांकित कर दिया, इसको छायांकित कर दिया और इसको भी छायांकित कर दिया। 3 पोर्शन छायांकित हो गया। कहता है कि छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है। देखिए ये 3/4 को ही ना व्यक्त कर रहा है, यानी ये सही कह रहा है। ये जो है 3/4 है तो ये सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कहता है कि 4/5 भागें 8/10, इसका मान 2 है। कहता है कि इसका मान कितना है, 2। अब आप इसको कैसे सरल करेंगे। ये बताया गया था कि भाग को हम गुणा के रूप में बदल के भिन्न को पलट देते हैं, ऐसा सिखाया गया है ना। तो 4/5 गुणे 10/8। अब देखिए ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, 5 भी कट गया। देखिए 5 एक कम, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 1 भरा आएगा। नीचे कुछ बच नहीं रहा है, 1 बच रहा है, ऊपर 1, तो 1/1 मतलब 1, समझ रहे हैं ना। यानी इसका आंसर क्या होगा, 1। जबकि ये कहता है कि 2 आएगा, यानी ये गलत कह रहा है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है ना, रॉन्ग है ये। तो ये हो गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला सवाल है, एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुनी है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 हो तो साइकिल की कीमत क्या होगी।
देखिए आप, ये तो सामान्य ज्ञान की बात है कि मोटरसाइकिल साइकिल से महंगी आती है, तो साइकिल से 10 गुना कीमत है मोटरसाइकिल की। अब इसमें दिया है मोटरसाइकिल की कीमत 60,000, अगर साइकिल की दिया होता तो 10 का गुणा कर देते। देखिए इसमें उल्टा भी सोचना है, अगर मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल से 10 गुनी है तो साइकिल की कीमत मोटरसाइकिल का 10वां भाग होगी। देखिए 10 गुना और 10वां भाग, 10वां भाग करेंगे तो कम आएगा, तो साइकिल की कीमत आएगी, और 10 गुना करेंगे तो मोटरसाइकिल की कीमत आएगी। तो यहाँ पर दिया क्या है, 60,000 ये मोटरसाइकिल की कीमत है, तो इसका 10वां भाग यानी 10 का भाग दे दें, यानी बटे 10 कर दें, है ना। तो देखिए 1 शून्य कट जाएगी, अगर 10 का हम भाग देंगे तो 1 शून्य कट गई, तो बचा क्या, 6,000। 6,000 की साइकिल और 6 दाम 60,000 की मोटरसाइकिल। तो ये बहुत सरल सवाल है, लेकिन कभी कभी बच्चे इसमें अटक जाते हैं। दूसरा है 5,728 में 7 का स्थानीय मान। 5,728 एक संख्या दी गई है, इसमें 7 का स्थानीय मान, तो ये 7 किस स्थान में है, ये 1000वें स्थान में है ना, किस स्थान में है, 1000 में, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7,000, सॉरी सैकड़े स्थान में है ये, 7 जो है किस स्थान में है, सैकड़े, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 700। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 700। इसके बाद तीसरा है 3/5 में 1/5 घटाइए। 3/5 में 1/5 घटाना। देखिए इस तरह का घटाना बहुत सरल होता है, क्योंकि हर में इसमें बराबर है। 3/5 में 1/5 घटाएंगे, ये जैसे लघुत्तम लेके यानी अंश घटा देते हैं, ठीक है, अंश घट जाएंगे, तो 3 ऋण 1/5 यानी 2/5, ठीक है ना। तो ये भी सही है। 50/7 में शेष फल का मान क्या आएगा। अगर 50 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, एक शेष बचेगा ना, 10 में 9 गए, ये कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। और 546 गुणे 8 का मान क्या होगा। 546 में 8 का गुणा करेंगे तो ये गुणा सबसे बनता होगा, 8 6 48, 8 चौक 32, 4 36, 8 पंचे 40, 3 43, 4,368, 4,368 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 546 में 8 का गुणा करेंगे तो 4,368 आ जाएगा। 8 6 48, 8 चौक 32, 4 36, 8 पंचे 40, 3 43, सही है। तो इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति के सवाल अगर आते हैं तो इनको तैयार कर लीजिए। इसके बाद छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन पर आधारित भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे। जैसे एक बड़ा अच्छा सवाल दिया है 6वां, इसमें एक ये आयताकार आकृति है, इसको इसने 6 भाग किया है। देखिए ये 6 भाग किया है। अब कहता है कि आप 2/3 को दर्शाइए, इस आकृति में छायांकित करके बताइए कि 2/3 कैसे लिखा जाएगा। 2/3 कैसे लिखा जाएगा। अब हमको यहाँ पर ये 6 भाग करके दिया है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये आपके प्रश्न का हिस्सा हो गया और आपको यहाँ पे उत्तर देना है। देखिए
यहाँ पर 3 भाग करके 2 भाग लेना है। तो यहाँ पर एक्चुअली अगर हम देखें तो 1 भाग ये 2 भाग, ये 3 भाग, और हमको लेना है 2 भाग। तो इसको ले लें और इसको ले लें। देख रहे हैं ये 2/3 हो गया। और 6 के हिसाब से देखें तो ये 1 2 3 4, 6 में 4 लिए हैं और 3 में 2 लिए हैं। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ठीक है। तो उस हिसाब से ये 2 भाग हमने न लिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/3। देखिए 2/3 हो गया। और अगर हम ये 6 भाग के हिसाब से देखें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 भाग में हम कितने भाग ले लिए, 1 2 3 4, तो ये 4/6 हो गया। इसका मतलब 2/3 किसके बराबर होगा, 4/6 के। तो इस तरह से इसको समझना है। इसके बाद अगला प्रश्न है संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए। तो प्रसारित रूप भी बड़ा आसान होता है, 1234। तो 1000 पूरा लिख दिए, फिर 200, फिर 30 और 4, ये प्रसारित रूप कहलाता है, ठीक है ना। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 1 गुणे 1000, ये 1 का स्थानीय मान हो गया। और 2 किस स्थान में है, सैकड़े के स्थान पे है, तो 2 गुणे 100 हो गया। 3 दहाई में है तो 3 गुणे 10 हो गया। और 4 इकाई में है तो 4 गुणे 1। अगर ऐसा भी लिख देंगे तब भी सही होगा, ये लिख देंगे तो और बढ़िया होगा। तो इसका अभ्यास कर लें। 8वां प्रश्न है चार पेनों की कीमत 20 रुपये है तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। देखिए 4 पेन की कीमत कितनी दी गई है, 20 रुपये। हमने बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, 1 पेन की कीमत निकालते हैं। तो 1 पेन की कीमत कैसे निकलेगी, 20 में 4 का भाग दे देंगे। 4 पेन की कीमत 20 रुपये है तो 1 पेन की कीमत निकालने के लिए 20 में 4 का भाग दे देंगे। इसलिए 15 पेन की कीमत क्या होगी, तो 15 पेन की कीमत जब 1 पेन की निकल आए तो उसमें 15 का आप गुणा कर देंगे। ये ऐकिक नियम का नियम है, इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें। इसको ऐसा लिखते हैं, चूँकि 4 पेन की कीमत बराबर 20 रुपये, तो इसलिए 1 पेन की कीमत 20/4, इसलिए 15 पेन की कीमत 20/4 गुणे 15। अब देखिए इसमें कटेगा कैसे, ये 4 पंचे 20 हो गया और 5 और 15 का गुणा होगा तो 15 पचे 75, ये 75 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी हैं आपके ब्रिज कोर्स में। प्रश्न 9 है संख्या 532 में क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो। जैसे योग वाला प्रश्न आया था एक कि क्या जोड़ें, अब इसमें क्या आ रहा है, क्या घटाएं। देखिए प्रश्न को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कहता है कि 532 में हम क्या घटाएं। यहाँ प्रश्नवाचक क्या घटाएं कि हमको मिले 452। अब हम एक छोटे से उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे हम कहें कि 5 में हम क्या घटा दें कि हमको 3 मिले। अगर हम ये प्रश्न आपसे पूछें कि 5 में हम कितना घटा दें कि 3 मिले, तो आप तुरंत बता देंगे कि 5 में 2 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। अब ये 2 वास्तव में आया है कैसे, इसका उत्तर कैसे आया, तो ये वास्तव में आया है ऐसे, जिसमें हम घटाने की बात कर रहे हैं उसमें आप घटा दीजिए जो
घटाने के बाद प्राप्त हो रहा है। बात समझ में आ रही ना? 5 में आप 3 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। कोई भी इस तरह का प्रश्न, जैसे 8 में हम यहाँ क्या घटाएं कि 2 मिले, इसका उत्तर कैसे पाएंगे? 8 में 2 घटा देंगे, तो 8 में 2 घटाएंगे यानी 6, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 6। देखिए सही है कि नहीं? 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा। तो ऐसे ही ये प्रश्न है, यानी इसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा? 532 में 452 घटाने पर मिलेगा। 532 में आप 452 घटाएंगे तब ये उत्तर आपको मिल जाएगा। अब 532 में 452 आप रफ में घटा दीजिए, 13 5 गए 8, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80। तो इस तरह के बहुत ही सरल सवाल हैं, समझे रहेंगे तो आसानी से बन जाएगा। अब इसको जैसे समीकरण के रूप में हल किया है, ये तो हमने ऐसे बता दिया। जैसे आपके प्रश्न बैंक में लिखा है कि माना कि यक्स घटाने पर प्राप्त होता है, यानी कहता है कि हमने मान लिया कि यक्स घटाने पर 452 मिलता है। अब यक्स का मान कैसे आएगा? तो समीकरण अगर थोड़ा सा बनता है तो ये थोड़ा सा एडवांस तरीका हो गया, ये सामान्य तरीका हो गया सामान्य बुद्धि वालों के लिए, ये थोड़ा सा एडवांस तरीका हो गया। अगर हम समीकरण जानते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 532 ऋण यक्स बराबर 452, तो ऋण यक्स बराबर ऐसा हो जाएगा ये 452 ऋण 532। अब यहाँ छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ऋण 80, यानी ऋण यक्स का मान आएगा ऋण 80। ऋण ऋण को आप कैंसिल कर दीजिए तो यक्स बराबर 80। तो ऐसे भी आपका उत्तर आ जाएगा। तो पक्षांतर इस तरह से करें। अब इसमें कुछ काम डायरेक्ट कर दिया है प्रश्न बैंक में, तो वो थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी, इसीलिए तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी कठिनाई दूर हो जाए। 11वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? अब देखिए थोड़ा सा एडवांस तरीका बनाते हैं। मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है? यक्स। माना कि वह संख्या यक्स है, तो यक्स में 126 जोड़ने पर क्या आता है? 676, ठीक है। इस तरह में गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें पक्षांतर बहुत सरल होता है। देखिए 126 उधर गया तो घट जाएगा, 676 में 126 घट जाएगा, तो यक्स का मान बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये घटा देंगे 550, यक्स का मान 550, यानी 550 में आप 126 जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा। दूसरा तरीका, जैसे अभी हम संकेत के माध्यम से देखिए, समस्या को हमने इस तरह से लिख दिया। ये आपका 10वां प्रश्न इस टाइप से, यहाँ पर किस संख्या में 126 जोड़ें तो 676 प्राप्त हो। इस तरह का कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि किसमें हम 5 जोड़ें तो 15 मिले, यानी यहाँ हम खाली स्थान दे दें और +5 = 15। देखिए उसी समस्या को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या लिख दें? आप कहेंगे 10 लिख दें, 10 5 15 होगा, लेकिन 10 आएगा कैसे? यहाँ आएगा 15 में 5 घटाने पर, 15 में 5 घटाएंगे। ये तरीका आप देखिए, यहाँ पे 676 में 126 घटा है, 676 में
126 घटा है। देख रहे हैं? तो जब इस तरह से जोड़ वाला प्रश्न होता है तो जो योगफल होता है उसमें जो एक संख्या दी गई है उसको घटा देने पर हमको उत्तर मिल जाता है। तो इसको कर लें। 11वां प्रश्न है, छब्बीस का वर्ग ऋण 25 का वर्ग, इसका मान क्या होगा? 26 के वर्ग में 25 का वर्ग घटाइए। अब इसको दो तरह से बच्चे कर सकते हैं। एक तो 26 का वर्ग करिए आप, 26 में 26 का गुणा करें। देखिए एक तरीका, 26 में 26 का गुणा करेंगे तो 676 आएगा, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 आएगा, और घटा देंगे तो 51। कितना आ जाएगा इसका उत्तर? 51। अब दूसरा तरीका, एडवांस तरीका। अब देखिए एक सूत्र ये आप लोगों को पढ़ाया गया है, ये 7वीं 8वीं में ये सूत्र हैं, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर इसको हम इस सूत्र से दो भाग कर दें तो पहले में क्या आएगा? 26 ऋण 25 आएगा, दूसरे में 26 धन 25 आएगा। 26 ऋण 25 कितना हो गया? 1। 26 धन 25 कितना हो गया? 51। 1 गुणे 51 बराबर 51। देखिए ये उत्तर आ गया। तो ये एडवांस तरीका सूत्र लगा दिया। अब ये तो सामान्य तरीका हुआ कि आप 25 का वर्ग करें, 26 का वर्ग करें और फिर 25 का वर्ग करें और घटाएं, तब आपका उत्तर आएगा। और यहाँ आपने सूत्र लगा दिया, ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और जो आया उसका गुणा कर दिए, तो ये आपका उत्तर। तो उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन तरीके दो हैं, दोनों आपको समझना है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, किसी संख्या में 12 से भाग करने पर भागफल 24 शेष फल 2 आता है, तो संख्या याद कीजिए। तो जो भाज्य होता है हमारा वो कैसे निकलता है? संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल और धन शेषफल। ठीक है, तो इसमें भाजक क्या है? कहता है कि 12 से भाग करने पर भागफल कितना आया? 24, और शेष कितना आता है? 2। तो जो हमारी संख्या है या भाज्य है उसी को हम कहते हैं ना, जिसमें भाग देते हैं वही संख्या है हमारी। तो 12 गुणे 24 धन 2, तो ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 288 धन 2 बराबर 290। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 290। फिर अगला प्रश्न है, संख्याओं का योग क्या होगा? अब ये पूर्णांक संख्याओं का जोड़ घटाव है। ये इसमें कुछ संख्याएं धनात्मक हैं, कुछ संख्याएं ऋणात्मक हैं। देखिए 6 ऋण 7, 8 ऋण 9, 12 और ऋण 10, इन संख्याओं को कहता है कि जोड़िए, योग करिए। हमने एक आध बार बताया भी है कि कैसे सफ़ेद बटन काली बटन की सहायता से पूर्णांकों का योग करते हैं। जैसे अगर हम ऋण 7 ऋण 9 ऋण 10 इनको हम लाल बटन से करें तो ऋण 7 ऋण 9 और ऋण 10 ये जुड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 7 16 10 26, ये ऋण 26 आया। धनात्मक 6 है, 8 है और 12 है, तो 12 8 20 6 26। देखिए सफ़ेद बटन कितनी होगी? 26। लाल बटन कितनी होगी? 26।
अब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो 26 लाल 26 सफ़ेद से ख़त्म, तो बचा क्या? 0। यानी अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो योगफल क्या आएगा? 0। अब अगर ये कम अधिक होते, अगर ये ज़्यादा होता तो ये लाल बटन बचती, अगर ये ज़्यादा होती तो ये बचती। ठीक है ना? जैसे ये अगर बड़ी हो जाए तो ऋणात्मक आएगा, ये अगर बड़ी होगी धनात्मक आएगा, अगर दोनों बराबर हैं तो 0 आएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से इसको कर लेते हैं। ऋण 12 में ऋण 17 को घटाइए, ये एक बढ़िया प्रश्न दिया है। कहता है कि ऋण 12 में ऋण 17 घटाइए, ऋण 17 घटाइए। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 5 में 4 घटाइए, कैसे लिखेंगे? 5 में 4 घटाइए तो क्या लिखेंगे? 5 ऋण 4 लिखेंगे। ये ऋण चिन्ह घटाने के लिए आया है। 5 में 4 घटाइए तो 5 ऋण 4। तो ऋण 12 में ऋण 7 घटाइए, यानी यहाँ पर हमको ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा। आप इस तरह इसमें भी कोष्टक लगा सकते हैं। ऋण 12 में ऋण 17 घटाना है तो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसका नियम, ऋण 12, अब यहाँ देखिए ऋण ऋण का गुणा हो रहा है, तो ये ऋण ऋण धन। अब देखिए ऋण 12 ये ऋणात्मक है, ये 17 धनात्मक हो गया, यानी बड़ी संख्या धनात्मक है तो 5 ये धनात्मक आएगा। धन लिखा नहीं जाता, ये आपका आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए। देखिए इसमें जो 15वां प्रश्न है, इसमें पहली आकृति में 4 भाग करके ये 1 को छायांकित किया, फिर इसमें 4 भाग करके 2 को, इसको भी और इसको भी छायांकित कर दिया, तो इनका जोड़ क्या होगा? देखिए 1 भाग और यहाँ 2 भाग, यानी कुल कितने छायांकित भाग हो जाएंगे? ये बराबर आ जाएगा 2 भाग ये और 1 भाग और 3 भाग ना। ये 1/4 हुआ, ये 2/4 हुआ, ये 3/4 हो गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 3/4 आएगा। फिर 16वां है, संख्या ऋण 37 में 73 जोड़ने पर प्राप्त संख्या। ऋण 37 में 73 जोड़ना है। ऋण 37 धन 73। ठीक है, अब देखिए जोड़ना है तो धन चिन्ह लगा देंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। अब ये 73 धनात्मक है और 37 ऋणात्मक, तो देखिए 37 खत्म हो जाएगा 73 से 37। जैसे मान लीजिए कि 2 तरह के सैनिक हैं, ये लाल ड्रेस वाले हैं और ये सफ़ेद ड्रेस वाले हैं, दोनों भिड़ गए तो 37 को ये 37 ख़त्म कर देंगे, बचेंगे ये सफ़ेद वाले जो बचेंगे। इसका मतलब 73 में आपको 37 घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, यानी 36 ये सफ़ेद वाले सैनिक बचेंगे, यानी प्लस। तो सफ़ेद बटन लाल बटन के माध्यम से अगर डाउट होता है, या सफ़ेद पोशाक वाले सैनिक हो गए लाल पोशाक वाले सैनिक, ऐसे आप धन और ऋण को सपोज करके लगा सकते हैं। फिर इसमें सही जोड़ी बनाने के लिए है, तो इसमें हमने गुणा बता दिया है। इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं उन सभी का नियम हमने बता दिया है। जैसे पहला है 0.5 गुणे ऋण 7.4। 0.5 में हमें गुणा करना है ऋण 7.4 का। तो यहाँ देखिए ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक आएगा, पहली बात। अब दशमलव कहाँ होगा? 5 का गुणा कर दीजिए पहले, 5 चौको 20, 5 सते 35, 36 37। अब दशमलव कितने अंक में होगा? 2 अंक में, तो यहाँ आ जाएगा।
3.70 और चिन्ह ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक तो चिन्ह ऋण आएगा, तो ऋण 3.70। अब जीरो अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम का जीरो नहीं लिखा जाता, तो ये हो जाएगा। दूसरे में ऋण 7 ऋण 15, दोनों ऋणात्मक हैं, 15 सत्ते 105, धन 105 आ जाएगा ई नंबर। तीसरे में 504 में 18 का भाग देना है, अंश धनात्मक है, हर ऋणात्मक है, तो 18 का भाग देंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 18 8 यानी ऋण 28 आ जाएगा। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, ऋण 28। चौथे में 0.04 बटे 10, तो 10 का भाग देंगे तो एक अंक दशमलव पीछे खिसकेगा, यानी ये 0.004 हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। पाँचवें में ये भी आराम से आप जोड़ देंगे, 42.64 0.36, दशमलव दशमलव की सीध में लिख करके जोड़ेंगे तो ये 43 आ जाएगा, 43.0 आएगा, 0.0 लिखने का कोई मतलब नहीं। छठवें में ऋण 18 बटे 25, तो अब इसमें भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, दशमलव में आएगा ये, तो ऋण 18 बटे 25। पहली बात तो जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अब 18 में 25 का भाग कैसे देंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग न खाए लब्धो शून्य लिखते हैं ना, ऐसे दशमलव, यहाँ दशमलव लगाए, यहाँ शून्य, तो 25 सत्ते जाएगा, 175, 5 शेष बच गया, फिर उतारी यहीं शून्य, 25 दूनी, तो ये 0.72 बी नंबर इसका हो जाएगा। तो इसको ऐसे कर लीजिए। प्रश्न 18 है, रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए और 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा करके पूरा कर्जा चुका दिया, तो बताइए बैंक को ब्याज के रूप में कितना दिया। तो देखिए 18,500 ये जो लिया था वो मूलधन हो गया, और कुल कितना चुकाया, 21,360, तो 21,360 में 18,500 घटा देंगे, जो पूरा चुकाया वो मिश्र धन है, जो लिया था वो मूलधन है, मिश्र धन में मूलधन घटा दिया, तो ये 2,860 रुपये ये ब्याज आ गया, ठीक है ना, ये बन जाएगा। प्रश्न 19 है, शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किया, तो उसकी एक माह की किस्त कितनी होगी। अब देखिए ये 14,400 ये 12 महीने की कुल जमा राशि है, तो एक महीने में आपको क्या करना है, 12 का भाग दे देना। 12 महीने में वो 14,400 जमा करती है, तो एक महीने में कितना जमा की होगी, क्योंकि बराबर बराबर जमा कर रही है इसलिए हम 12 का भाग दे देंगे। तो ये 12 बरहम 144 होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, 2 शून्य बढ़ जाएगी तो 1200 आ जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1200। और अंतिम प्रश्न है, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या। प्रथम 3 सम संख्या, देखिए प्रथम 3 सम संख्या कौन होगी, सम संख्या 2 से शुरू होती है, एक तो सम संख्या है नहीं, 2 फिर अगली 4 फिर अगली 6, ये क्रम से ये 2 4 6, तो इनका योग कितना होगा, 12 हो गया। और प्रथम 3 विषम संख्याएं कौन सी होंगी, विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, 1 3 5, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। अब कहता है कि प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में से प्रथम 3 विषम संख्याओं को योग घटा दीजिए, यानी 12 में 9 घटा दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। देखिए कितने इजी प्रश्न है, तो इतना आप अभ्यास कर लें तो 8 नंबर आपका
पक्का हो जाएगा। 8 नंबर मायने रखते हैं, है ना, पास होने में ये योगदान करेंगे। तो आज का ये बहुत सरल लेसन था ब्रिज कोर्स पर आधारित। इसको आप लोग 1-2 बार देखें, अच्छी तरह से समझ लें। इसके बाद हम आगे की क्लास लेते रहेंगे जैसे हमको समय मिलेगा। तो आप जुड़े रहें पढ़ाई से और अभ्यास करते रहें, और ये मान करके चलें कि परीक्षा आपकी निश्चित रूप से होगी। बोर्ड परीक्षाओं के बाद 9वीं 11वीं की परीक्षाएं होंगी, इसलिए आलस नहीं करना है, तैयारी जारी रखना है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।